जब रोड वगैरह डेवलप हुई, सारी चीज़ें हुई, तो व्यापारिक वर्ग जो है बनारस मतलब शहर से बाहर निकलना शुरू किया। 16-17 जब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए बनारस में, एयरपोर्ट रोड, ये सारी चीज़ें बनी, तो लोग जो है बनारस शहर से बाहर निकलना शुरू किए। आज स्थिति ये है कि बनारस का हर व्यापारिक वर्ग जो है बनारस के चारों तरफ, चाहे वो एयरपोर्ट रोड हो, चाहे वो गाजीपुर रोड हो, गोरखपुर रोड हो, आजमगढ़ रोड हो, हर रोड पे 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर तक लोग जा रहे हैं और उतना सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग निडर होके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग निडर होके जा रहे हैं। पहले बरना पार जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटाता था। आज क्या है कि बरना पार क्या छोड़िए, आप एयरपोर्ट रोड तक जाइए, आपको 5 साल 4 साल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं। कुछ बिल्डिंग बन कर डिलीवर हो चुकी हैं, कुछ बन रही हैं। तो आपको जो है बनारस है, अब खुल के सांस ले रहा है। तो पहले के काशी और आज की काशी में अंतर है कि जो वरना और 80 के बीच हमारा काशी था, आज वो काशी पूरा बनारस में चारों तरफ हर रोड पे 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक डेवलप हुआ। पहले 15-16 किलोमीटर के दायरे में हम लोग रहते थे। तो अब बनारस जो है मतलब काशी खुल के सांस ले रहा है। खुल के सांस ले रहा है, ये बड़ी बात है। आप सुरक्षा की बात भी कर रहे थे, वो भी निडर होके वो भी खुल के सांस लेने में सहायक होता है जी। और आप काशी के विस्तार की बात भी कर रहे हैं कि काशी का एक क्षेत्र जो सीमित था, जाहिर है कि जब आबादी बढ़ती है, लोग जब आसपास के चाहे ग्रामीण इलाके हों चाहे दूसरे ज़िलों के लोग हों, उन्हें लगता है कि यहाँ वातावरण और अच्छा है पढ़ाई को लेकर, चिकित्सा को लेकर, तो वो उस दिशा में बढ़ते हैं और फिर शहर का विस्तार होता जाता है। एक सवाल मेरा आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है। जो आपका ग्रुप है एसएसबी ग्रुप, जिसके चेयरमैन हैं आप, 2013 में आपने शुरुआत की। 2013 में इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2017 में बीजेपी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। और इन सब के बीच 2014 में एक बड़ा डेवलपमेंट काशी के लिहाज से ये हुआ कि जो सांसद आप लोगों ने चुना, वो इस देश के सांसदों ने मिलकर प्रधानमंत्री चुन लिया। तो 2013 के बाद 2022 तक आप कितना बदलाव देख रहे हैं आपके व्यापार को लेकर और इस काशी के स्वरूप को लेकर, स्वभाव को लेकर? ये काशी का सौभाग्य है कि हमने सांसद ने हमने प्रधानमंत्री चुना है। और 2013 में हमारी कंपनी मई महीने में जो है हम लोगों ने रजिस्टर्ड कराया। मतलब 2013 में हमारी कंपनी का जो है जन्म हुआ, मतलब हमने पहली कंपनी बनाई। और एयरपोर्ट रोड पे सबसे पहले एक बिल्डर के रूप में हम लोग गए और 2013 से हम लोग काम वहाँ पे स्टार्ट किए। 14 और 15 के बीच में धीरे धीरे रोड का जो है डेवलपमेंट शुरू हुआ, सारी चीज़ें शुरू हुई। और उसमें हम लोग सबसे पहले एक प्रोजेक्ट लेके आए, सरकार का प्रोजेक्ट है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जो एक परिवार को एक घर देना है, दूसरा घर हम नहीं दे सकते। उनको 2 बेनिफिट हुआ। एक तो उनको रेट में 3-4 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ। दूसरा प्रधानमंत्री आवास का जो इंटरेस्ट का छूट था वो मिला। फिर 16-17 के बाद जो है जब नई सरकार बनी तो हम लोगों के सामने जो है एक प्रपोजल रखा गया कि आप जो है प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों के लिए बनाया जाता है, भाई एयरपोर्ट रोड डेवलप हो रहा है, सारी चीज़ें डेवलप हो रही है, तो आप लोग कुछ करिए। तो पूरे स्टेट में 6 कंपनियाँ आई। पूर्वांचल में हम अकेले आए, हिम्मत जुटा करके कि चलो जो है अच्छी सरकार है, हम काम करेंगे इसके साथ। पैसा ठीक है बाद में मिलेगा या जो भी होगा, लेकिन एक नाम मिलेगा। और वो हमने किया। हमने अपनी ज़मीन पे हमने ज़मीन दी और सरकार उस पर जो है बिल्डिंग बनाने का मुझे पैसा दे रही है। 608 गरीबों को हमने घर दिया और उसका गृह प्रवेश हम इसी साल कराएंगे। मतलब 80% लगभग हम लोग काम कर लिए हैं और सरकार का उसमें पूरा सहयोग है। मेरा प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, बीडीए प्रशासन सहयोग कर रहा है। तो बनारस में जो काम हो रहा है, जो चीज़ें हो रही है, अच्छा हम लोग जब गए और बिल्डर आए। आज धीरे धीरे ये है कि बनारस के जितने बड़े ब्रांड हैं सारे बिल्डर एयरपोर्ट रोड पे आए हुए हैं। तो बनारस का विकास ये हो रहा है कि बनारस में जैसे जो भी बिल्डिंग बन रही हैं, जो चीज़ें बन रही हैं, और बाहर से, चूँकि हर यूपी वालों का जो है सपना होता है कि या तो हम लखनऊ रहें या इधर पूर्वांचल और मतलब पश्चिमी बिहार या छत्तीसगढ़ झारखंड वालों का ये होता है कि हम बनारस में एक घर लें। उसके पीछे का जो है आपने रीजन बता दिया है
कि और जगह लोग जीने के लिए जाते हैं, लेकिन बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ लोग मरने के लिए जाते हैं। तो बनारस में जो है आज के डेट में बहुत बड़ा जो है वो अचीवमेंट हुआ है कि बनारस के हर तरफ, हर रोड पे लोग काम कर रहे हैं, बिल्डर हो, व्यापारी हो, बाहर से व्यापारी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल वाले हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, भाई आप ज़मीन दो हम हॉस्पिटल बनाएंगे, या अपनी ज़मीन बना के दो हम उसको चलाएंगे। होटल्स आ रहे हैं, अभी हमने जो है आईटीसी के साथ एक होटल का प्लान किया है। तो आज पहले का बनारस जो है 2013 का बनारस और आज के बनारस में ज़मीन आसमान का अंतर है। फर्क तो है। अब आपने कहा कि बनारस ऐसी जगह है जहां लोग मरने के लिए आते हैं। अच्छा, आपका सेक्टर ऐसा है जी, ये काशी है, मोक्ष के लिए लोग आते हैं। जो कई अगर कुछ बिल्डर्स की बात करें तो वो जान निकाल भी देते हैं। आपका सेक्टर ऐसा है, कुछ तो उसके चक्कर में जेल में भी गए, बड़े बड़े ग्रुप के मालिक हैं। हाँ, और ये एनसीआर का चलन ज़्यादा है। तो क्या डिलीवरी कितनी फास्ट होनी चाहिए? आप क्या मानते हैं एक बिल्डर के रूप में कि आपने किसी ग्राहक का पैसा लिया, आप भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन लेते होंगे, लेकिन उसके लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कहीं से 10 लाख रुपए बैंक से लोन ले रहा है, कोई 15 लाख रुपए लोन ले रहा है, उसको ईएमआई भी भरनी है, अगर उसके पास घर नहीं है तो किराया भी चुकाना है। तो ये डिलीवरी का सिस्टम कितना फास्ट होना चाहिए? आपका एक रियल एस्टेट कारोबारी होने के नाते इस पर क्या विज़न है? देखिए, ये जो है आज के 5 साल 6 साल पहले था, अभी भी है। मान लीजिए जो कंपनियां आई जो है, बिल्डरों के ऊपर अंकुश नहीं लगता था। आज जो है, जो ये यूपी गवर्नमेंट बनी है, इसमें एक रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट बना है, उसके अंदर सारे लोग आते हैं और बिल्डर को अब पनिश किया जा रहा है। आज के 4 साल 3 साल पहले आप देखे होंगे कि बनारस के हर गली मोहल्ले में जो है किसी बिल्डर का बोर्ड लगा रहता था। आज 10-5% लोग बचे हैं और सरकार का इतना अंकुश है कि अगर आप सही टाइम पे बना के दोगे तो आप काम करोगे। किसी कस्टमर के साथ आप चीट नहीं कर सकते। आप जो दे रहे हो उसको लिख के दो, फॉल्स कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे। आप अगर बोलेंगे मैं 5 साल में बना के दूंगा और 5 साल में आप अगर नहीं देते हो तो सरकार जो है प्रोजेक्ट कास्ट का 10% पेनल्टी दे रही है आपको। हाँ, लोगों के साथ हुआ है, धोखा हुआ है। पिछली सरकारें जो है इस पर अंकुश नहीं लगाई, लेकिन आज अंकुश लग चुका है। अब हाँ, ये है कि जो बिल्डर पहले से लेके भाग चुके हैं, बड़े बड़े नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लोगों को चीट कर चुके हैं, तो भाई कस्टमर को भी ध्यान देना चाहिए कि हम जिसके पास जा रहे हैं ये देखेंगे उसकी हैसियत क्या है। भाई बड़ी ऑफिस लग्जरी गाड़ी लेके बिल्डर घूमते थे और लोग उस बहकावे में आके देते थे, और इसमें सबसे अहम भूमिका ब्रोकर निभाते थे। जो अच्छे घर के लड़के थे, अच्छे घर के लोग थे, उनको अपनी कंपनियों में सब ब्रोकर बनाते थे, अच्छा प्रलोभन देते थे, दे करके जो है पैसा लिए, 100 रुपये लिए, 50 रुपये खर्चा किए, लेके पुर हो गए। तो उस पर अब अंकुश लग चुका है। अब बिल्डर, कोई भी बिल्डर हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, वो जो टाइम देगा उस टाइम पे उसको जो है डिलीवर करना है। कस्टमर के साथ कोई चीट नहीं कर सकता और बैंकर भी इसमें सपोर्ट कर रहा है। पहले हाउसिंग लोन जो है 8% 9% पे होता था। आज जो है कोविड से बिल्डर को एक बेनिफिट मिल रहा है कि हाउसिंग लोन 6-6.5% भी SBI वगैरह सारे बैंक दे रहे हैं, तो कस्टमर को भी बेनिफिट है। अब इस क्राइसिस में लोग परेशान हैं, जैसे पैसा नहीं है, और सबसे ज़्यादा परेशान है मिडिल क्लास का लोग। भाई जो रियल बायर है, मतलब जिसे आप हैं, आपको घर चाहिए, आप किराए के मकान में रह रहे हो, तो उसके लिए जो है शहर से बाहर निकलना है। और अब हम लोग भी प्लान बना रहे हैं कि भाई उनको कितनी ज़्यादा सुविधा दें कि उनके ऊपर लोड ना पड़े। सपोज करिए आप 20,000 रुपये सैलरी पा रहे हो और आपको घर चाहिए, तो हम 20 लाख 25 लाख रुपये घर प्लान करते हैं कि भाई 20 लाख का घर हो, 2-3 लाख रुपये आपसे ले लें और छोटी EMI बना करके आपको घर टाइम पे दे दें कि भाई जो रेंट में आप पैसा दे रहे हो अपने घर में दो, उतने में घर हो जाएगा। हाँ, वो एक प्रोजेक्ट जो है हम बनाए हैं और अगले साल डिलीवर कर रहे हैं। जी। अच्छा, वैसे व्यापार तो लेन देन, कोई कहते हैं कि आपने कुछ लिया कुछ दिया। अब सवाल मेरा ये है कि इस शहर काशी ने, जहाँ की मिट्टी ने आपको जन्म दिया, जहाँ के पानी ने आपको बड़ा किया, माँ गंगा यहाँ से बहती हैं, सवाल ये है कि इस शहर ने आपको पहचान दी, आपका ग्रुप खड़ा हुआ, कंपनी बनी, ठीक ठाक रुतबा बढ़ाया आपका, बदले में बनारस को क्या मिला? आपने कुछ दिया लौट के? हमने 1,000 लोगों को छत दिया, 400 घर मिडिल क्लास फैमिली को, एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो पहले मैंने जिक्र किया था, उसमें क्या है कि प्रधानमंत्री इंटरेस्ट का 2.5 लाख 2,67,000 समथिंग वो बेनिफिट दिलवाया। दूसरा जो मार्केट रेट है, क्योंकि सरकार के साथ मेरा एक एग्रीमेंट है कि आप इस रेट से ज़्यादा 30 लाख रुपए से ऊपर का घर नहीं दोगे, उसमें मुझे टैक्सेशन का बेनिफिट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस कस्टमर को उसका बेनिफिट मिला, उस कस्टमर को उसका बेनिफिट मिला कि एक कम दाम में उसको घर मिला। हमने 2 कमरे का 3 कमरे का घर बनाया है छोटे बजट में, जिसको 2022 में हम डिलीवर कर देंगे।
जबकि कोविड का मुझे एक्सटेंशन है, 2023 तक मेरा एक्सटेंशन है, लेकिन कोविड में भी हम लोग दिन रात काम करके कि भाई जो हमारा कस्टमर है जो किराए के मकान में रह रहा है वो अपने घर में आ जाए। दूसरा जो हमने दिया 608 गरीबों को घर, लगभग 11 करोड़ रुपए की मेरी ज़मीन है जो हमने सरकार को दी है। इसका फ़ायदा मुझे 5 साल 4 साल 6 साल बाद TDR के रूप में मिलेगा, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में मेरा 11 करोड़ रुपए का हमने दिया है। और उसके पीछे क्या था ना कि मैं गरीबी देख के आया था, मेरे पास घर नहीं था, मैं टीन के घर में मड़ई में इस समय रहता था। तो मुझे ये लग रहा था ना कि भाई जितने लोगों को आज भी यही है, जैसे बना 1000 लोगों को दिया है, जिसमें 608 लोग इसी साल गृह प्रवेश करके और अपने घर में चले जाएंगे। उनको मात्र 2 लाख रुपए में, मात्र 2 लाख रुपए हम लोग कर दिए हैं। ये बड़ी बात है। सिंह साहब बता रहे हैं कि उनके पास अपना घर नहीं था और वो हज़ारों लोगों को अब घर उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है और इसके लिए आप उनका तालियों से स्वागत भी कर सकते हैं। ये लोगों के लिए प्रेरणा भी है कि अगर आप विज़न बड़े रखते हैं, काम ईमानदारी से करते हैं, तो फिर ऊपर वाला भी, विश्वनाथ जी की कृपा भी बरसती है, बरस रही है आपके ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें इस वक्त क्या चुनौतियां आप लोग फेस कर रहे हैं? क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या परेशानियां इस वक्त आप होंगे, आपके और दूसरे कुछ जिनको आप दूसरी भाषा में राइवल्स कहते हैं, हम उनको साथी मान लें अगर, जी। तो कठिनाई क्या है उनकी? कठिनाई तो देखिए पिछले कोविड से जो है हम लोग इसमें परेशान तो हैं भाई। सबसे बड़ी लेबर प्रॉब्लम भाई, जो लेबर चले गए फिर आए फिर चले गए। दूसरा मटेरियल का दाम इस समय बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन बिल्डर रो के गा के चाहे जैसे भी उसको, चूँकि रेरा में रजिस्टर्ड है, उसको टाइम पे डिलीवर करना है। तो जितने अच्छे बिल्डर हैं वो भले उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं कि उनका एक कमिटमेंट है कि मुझे इस समय पे देना है, अगर नहीं देंगे तो सरकार जो है मुझे वो कर देगी। तो भाई सरकार से भी हम लोगों को चाहिए कि कुछ बैंकिंग फैसिलिटी, वो सब चीज़ें। भाई बिल्डरों को ये माना जाता है कि ये सब बहुत बड़े हैं, बिल्डरों का दर्द कोई नहीं समझता। भाई जैसे बैंक की सब्सिडी है, बैंक का सारी चीज़ है, इंटरेस्ट का है। अब हम लोगों का क्या है कि जो बैंक का लोन लिया हुआ है, भाई लोगों को हुआ कि 4 महीने 6 महीने तक इनको जो है इंस्टॉलमेंट रोक दी जाए, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं ऐसा है कि भाई आप तो बिल्डर हो, आपके पास तो पैसा है, चाहे जहाँ से दो। तो बिल्डर सफ़र कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट जो है रिकवर कर रही है और लोग कर लेंगे। ठीक, अब इस सेक्टर में लोग तो यही समझते हैं कि बिल्डर भाई बहुत धनवान लोग हैं, अच्छे संपन्न लोग हैं, लेकिन सरकार से किस तरह की मदद की आवश्यकता आप लोग समझते हैं? क्योंकि ये सरकार कह रही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आप आइए हमारे यहाँ निवेश कीजिए, प्रदेश में निवेश बढ़ाइए, उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए रास्ते आसान हो रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक बहुत सुधर गई है। तो आपको लगता है कि व्यवस्थाएं पहले से सुदृढ़ और मजबूत हो रही हैं? पहले से और आज की अगर तुलना किया जाए तो 8-10 साल में जो है, 8-10 साल में बनारस का एक नया रूप हुआ है। बनारस शहर जो है, जो शहर जो हमने पहले आपको बताया था कि 15-16 किलोमीटर के दायरे में सीमित था, आज बनारस जो है हर तरफ, हर रोड में, और मैक्सिमम डेवलपमेंट बनारस में हो चुका है। 80% 90% काम हो चुके हैं। थोड़े बहुत, जैसे बनारस के शहर पे ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा है, तो जिसमें 2 चीज़ें बची हुई हैं, रिंग रोड का फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 2 और फेज़ 3 दोनों कंप्लीट, फेज़ 2 कंप्लीट पोजीशन में है। थोड़ी सी और स्पीड अगर हो जाए तो जो शहर का लोड है वो कम हो जाएगा। तीसरा, एक जो है ये ब्रिज बन रहा है मड़ुआडी लहरतारा से होते हुए फुलवरिया वाला, अगर ये ब्रिज टाइम पे तैयार हो जाए तो जो शहर में जाम की समस्या, जैसे आप यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से आपको लोहरा ब्रिज जाने में जो है 20 मिनट 30 मिनट, आधे घंटे 1 घंटे लग जाएंगे। तो अगर ये सब चीज़ें हो जाए बनारस में, तो फिर बनारस शहर बनारस हो जाएगा। बनारस शहर बनारस, आपने मूल बात का जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं ठीक हुआ है, बनारस बना। सरकार से कुछ मदद की आवश्यकता है? आपके कुछ साथी कठिनाई में भी फंसे होंगे? नहीं, कठिनाई तो है हम लोगों को। हाँ, रियल इस्टेट सेक्टर को कठिनाई तो बहुत है। जैसे टैक्सेशन में कोई रिबेट हम लोगों को नहीं है। दूसरी चीज़ GST पे है। भाई GST क्या हुआ कि पब्लिक का, कस्टमर का उन्होंने कम कर दिया, लेकिन बिल्डर के ऊपर GST है।
तो वो सारी चीज़ें हमारा बिल्डर एसोसिएशन जो है मांग कर रहा है सरकार से, और हम भी आपके माध्यम से चाहेंगे कि भाई हम लोगों को सहूलियत हो, बैंक से हम लोगों को लोन मिले। भाई बिल्डर को, चाहे वो बैंकर हो, चाहे आम पब्लिक की एक धारणा है जो पिछले बिल्डरों ने किया है, जो पिछले बिल्डरों ने मतलब उसको अपनी बनारसी भाषा में कहा जाए जो पाप किया है, उसको हम लोग झेल रहे हैं। भाई लोग आए, बिहार का बिल्डर आया, बनारस में बड़ी ऑफिस बनाया, बड़ा सब कुछ किया, लोगों का जो है 100-200 करोड़ लेके चले गए। अब क्या है कि वो चीज़ वो तो लेके चले गए, बाहर चले गए, उसको हम लोग सफ़र कर रहे हैं। एक कस्टमर जब किसी बिल्डर के यहाँ आप जैसे जाके आप किसी से बोलते हो, हम आपके पास आते हैं, हम विजिटिंग कार्ड देते हैं कि भाई हम बिल्डर हैं, तो आप मुझे जो है बड़ी हेय दृष्टि से देखते हो कि भाई ये फ्रॉड होगा। तो अंकुश तो लगा है, लेकिन उस सब चीज़ों को जो है भाई बिल्डरों को आज की डेट में मार्केट में बड़ा सफ़र करना पड़ता है, अपने आप को हमेशा दिखाना पड़ता है कि भाई देखो मेरे पास ये हैसियत है, ये चीज़ें हैं। लोगों को भरोसा दिलाना पड़ता है भाई मैं 4 साल 2 साल 3 साल 5 साल जो भी समय दे रहे हैं उसमें पूरा कर लेंगे। रेरा हमारे ऊपर है, तो हम लोग कर रहे हैं। चुनौती तो है हम लोगों के पास, लेकिन सरकार थोड़ा बिल्डरों के ऊपर रहम करें। भाई हर बिल्डर ऐसा नहीं है जी। ठीक है, एक मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये सवाल पूछ सकता हूं क्या, क्योंकि प्रदेशवासियों के लिए काम की बात होगी शायद ये, और वो ये है कि आप ये बता सकते हैं कि ये जर्नी कैसे रही है। आप बता रहे थे कि आपके पास घर नहीं था जी। अब आप ये भी बता रहे हैं कि 11 करोड़ का निवेश कर दिया जी 1000 लोगों को घर दिला दिए। जी। ये कैसे हुआ इतने जल्दी जल्दी? अब हम माइक थोड़ा नजदीक कर लीजिए। अपनी शुरुआत बता दें कि हम सीए कर रहे थे जी 91 से 94 में मेरे फादर ने मेरी शादी करा दी। मैं सीए बीच में ब्रेक कर दिया और 1240 रुपये महीने की नौकरी हमने एक एनबीएफसी कंपनी में की। 94 से 99 तक मैंने इतनी मेहनत की कि कंपनी के बोर्ड में मुझे शामिल कर लिया गया। मैंने दिन रात मेहनत की, उस कंपनी के साथ अच्छा काम किया। 99 में वो कंपनी बंद हो गई, लेकिन बनारस के अच्छे व्यापारियों में मेरे अच्छे संबंध बने। जब 99 में मैं बेरोजगार हुआ तो मैं अपने व्यापारियों के पास गया कि भाई मेरी कंपनी तो बंद हो गई, जब मैं कंपनी में था तो मैं आपकी मदद करता था, आप बताओ। तो व्यापारियों ने मुझे हाथों हाथ लिया और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। आप यकीन करेंगे जिन लोगों के साथ मैं 94 में था उन लोगों के साथ मैं आज भी हूँ। जो बनारस के बड़े व्यापारी हैं, बड़े लोग हैं, जिनके यहाँ मैं सेवा करता था, एक मतलब कंपनी की एम्प्लॉय की तरह जाता था, आज मैं उनके साथ एक पार्टनर की तरह हूँ। और 2013 के पहले हम ब्रोकिंग कंपनी चलाते थे, मतलब ज़मीन पैसा लगा के थोड़ी इकट्ठा किए और किसी बड़े ब्रांड को बेच दिए। फिर 2013 में हमारी टीम ने कहा कि भाई क्यों ना हम अपना काम करें। तो जो 2013 में हम लोग हरौआ में श्री साई सिटी नाम से, जिसमें आपका आज प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, श्री साई सिटी के नाम से हम लोग एक प्रोजेक्ट लिया। फिर इसके बाद आगे काजी सराय में जो मुख्यमंत्री आवास लिए, फिर लखनऊ लिए। तो उसके पीछे जो है जो हम व्यापारियों कमाए, जो अपने लोगों कमाए थे, और जिनसे जो हम पैसा लिए, भाई 1 रुपया आपसे लिए तो 1.25 रुपये कमा के दिए, वो मेरी साख आज भी बरकरार है। और जो लोग मेरे साथ, मतलब आप यकीन करेंगे मेरे ऑफिस में कभी आप देख लीजिए, मतलब जो लोग 84-85 में थे संघर्ष के समय में, वो आज मेरे साथ हैं। जिनके साथ मैं ट्रक चलवाता था या ट्रैक्टर चलाता था, वो आज मेरे साइड पे या तो कोई सप्लाई कर रहा है, या कोई बिल्डिंग बना रहा है, या कोई ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति है। हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, तो मेरी साख है, मेरे ऊपर लोग पैसा लगाते हैं। और आज तक चाहे रेरा की साइड पे, मेरी कंपनी का नाम आपके पास है, रेरा की साइड पे या कहीं भी, आप ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि इस कंपनी में जो है मैं जाके फंस गया, या कंपनी ने यहाँ पे ये कमिटमेंट किया है, चीट कर दिया है। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो है लोग मेरे साथ जुड़ते गए, और मैं अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ा। जी, ये मूल मंत्र है। मैंने आप ईमानदार अपने लोगों के साथ जितना रहेंगे उतना वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ठीक है, एक अब कारोबारी से थोड़ा सा हटके एक आम बनारसी के दृष्टिकोण से आपसे अगर पूछें कि बनारस का इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि आप रियल एस्टेट के जानकार हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, तो बनारस का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे एयरपोर्ट का रोड हो, आप जिस रिंग रोड की बात कर रहे हैं,
और भी चौक चौराहे पहले से बेहतर हुए हैं, घाटों पर सुधार की बात की जा रही है, बहुत से घाट और ठीक ठाक हुए हैं पहले से, इससे संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट हैं। अगर जिस तरह से सरकार पिछले 5-6 साल से काम कर रही है, अगर 4-5 साल और काम हो गया, 4-5 साल और काम हो गया तो फिर बनारस हो जाएगा। चाहे वो टूरिज्म ले लीजिए, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर ले लीजिए। भाई आज के डेट में लोगों का एक शौक है, लोगों का एक सपना है कि मैं बनारस में घर ले लूँ, और रियल एस्टेट की एक अच्छी मार्केट बनारस में है। अगर रियल एस्टेट सेक्टर देखा जाए तो इंडिया में 3-4-5 जगह ऐसी हैं, उसमें एक बनारस है जिसमें रियल एस्टेट के लोगों को जो रियल में काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी मार्केट है। और 5 साल तक जिस हिसाब से रियल एस्टेट बढ़ रहा है, भाई बाकी सब छंट गए, गिने चुने लोग हैं, तो 4-5 साल तक रियल एस्टेट में एक अच्छा काम है और बनारस के लिए अच्छा काम है। लेकिन जिस हिसाब से सरकारें इस समय चल रही हैं, जिस हिसाब से बनारस में काम चल रहा है, अगर कोई राजनीतिक वो नहीं हुआ और इसी हिसाब से जो काम अधूरे हैं वो पूरे हो गए तो बनारस हो जाएगा। नहीं, जो नहीं हुआ वो क्या नहीं हुआ, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, जैसे रिंग रोड अभी रुकी हुई है। मतलब जो काम, भाई 5 साल में सरकार कितना काम करेगी? भाई रिंग रोड हुआ, जो रिंग रोड 1992 से रुका हुआ था। और शहर में जैसे सीवरेज लाइन वगैरह, ये सब चीज़, घाट वगैरह जो काम चल रहा है, जो पेंडिंग वर्क है, मतलब मैक्सिमम 80-90% काम हो चुके हैं। मतलब इसमें सरकार का कहीं कोई वो अगर ना हो, मतलब भविष्य में सरकार बदले या कुछ ना हो, इस हिसाब से काम चल रहा है। अगर वैसे चलता रहा तो 5 साल में बनारस हो जाएगा। ठीक। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एक तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जी, जिस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, हो सकता है 1-2 महीने के अंदर वो उस पर चालू हो जाए। प्रयागराज जो सड़क का चौड़ीकरण हुआ, गाजीपुर के लिए जो हुआ, ये जो कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये कितनी ज़रूरी है किसी एक शहर को एक बड़ा सेंटर बनाने के लिए? यही कनेक्टिविटी ही शहर के लिए ज़रूरी है। अगर ये कनेक्टिविटी नहीं हुई होती, अगर ये रोड नहीं बने होते, ये चीज़ें नहीं बनी होती, तो बनारस वैसे ही जैसे पहले था 80 और बरना के बीच में वैसे रहता। आज क्या है कि शहर लौराबीर का रहने वाला आदमी, भाई लौराबीर में जिस घर में वो रहता है उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए है, और बाहर जाता है तो 40 लाख के फ्लैट में रहता है, और एयरपोर्ट रोड से लौराबीर आने में उसको 15 मिनट लगेगा। जैसे फुलवरिया रोड और रिंग रोड बन गई तो शहर का व्यक्ति बाहर जाके रहेगा, तो एक तो खुले वातावरण में रहेगा, और दूसरा जो है उसके पास फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी, जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तो विश्वनाथ कॉरिडोर में जो लोगों को मुआवजा मिला, वो मुआवजा लेकर के लोग बाहर गए। अगर आज रोड नहीं रहता तो लोग बाहर नहीं जाते, किराए के मकान में जाते। लोग बाहर जाकर 1 करोड़ में मुआवजा पाए तो 30 लाख का घर ले लिए, 70 लाख में अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो बनारस को अगर ये रोड, ये चीज़ें नहीं मिली होती तो बनारस वैसे ही रहता। लेकिन आज बनारस जो है पूरे, मतलब आप झारखंड ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, जैसे बिहार से बनारस आने में 4 घंटे 6 घंटे लगते थे भभुआ मोहनिया से, आज लोग 1.5 घंटे में आते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन जा रहा है तो पटना से आने में 2-2.5 घंटे लगेगा। लखनऊ रोड बन जा रहा है, लखनऊ जाने में लोगों को 8 घंटे 7 घंटे लगते थे। अगर रोड मतलब तैयार हो चुका है, महीने 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, तो 3-4 घंटे में हम लखनऊ पहुँचेंगे। इलाहाबाद हम 1.5 घंटे में पहुँचते हैं, पहले 4 घंटे में पहुँचते थे। तो बनारस का बहुत विकास हुआ है। ठीक है। और जिस तरह से आपका ग्रुप, आपकी कंपनी काम कर रही है, वो लोगों के लिए जाहिर बात है कि एक नई तरह की राहत, नई तरह की रियायत बनकर और भी काम करती रहेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हुए और काशी से आपने उत्तर प्रदेश की बात की। बहुत बहुत शुक्रिया।